हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। जनरली ये ट्रिक्स मिसिंग पीक्स और अलाउड रिफ्लेक्शंस जैसे टॉपिक्स के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पर और यूट्यूब। जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ कि सर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये मिसिंग पीक्स और जो अलाउड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके लिए कोई एक ट्रिक बता दीजिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो भी आपको इंडाइसेस दिए होंगे, जो भी आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से, उन मिलर इंडाइसेस की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि वो इंडाइसेस जो है वो मिस होगा या वो अलाउ रिफ्लेक्शन में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो है स्ट्रक्चर फैक्टर का फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फैक्टर, ये स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है बेसिकली, इसका जो फॉर्मूला हम निकालते हैं वो कैपिटल S इज इक्वल टू समेशन जे, और ये e की पावर होता है 2 पाई i, और ये u j h प्लस v j k प्लस w j l। ठीक है, यहाँ पर h k l, आई होप कि आपने मिलर इंडाइसेस से आपको पता होगा क्या होते हैं ये। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, और यहाँ पर u जो है, जो u j और v j और w j जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली एटम्स के। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। बाकी आपको पता ही है I इज दी जो है आपका आयोटा है, और j का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो अगर फर्स्ट एटम के लिए जो है आपका 1 हो जाएगा, सेकंड एटम के लिए 2 हो जाएगा। इस तरीके से समेशन हमें निकालना होता है। इसी की मदद से हम जनरली पता लगाते हैं किसी यूनिट सेल के लिए कौन कौन से इंडाइसेस जो हैं वो मिस होंगे और कौन कौन से हैं वो अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबिक के लिए, ध्यान रखिएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए SC जो एटम होता है, एक ही एटम होता है जो कि कहाँ होता है, 0 एक कॉर्नर पे होता है, 0,0,0। तो जब हम इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2 पाई i 0h प्लस 0k प्लस 0l। ये यहाँ से पता चलता है मुझे कि जो s की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो आपके पास h k l जो भी हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई मैटर ही नहीं कर रहा, ये हमेशा s की वैल्यू 1 आ रही है। और एक चीज होता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, कैपिटल F इज इक्वल टू Fs होता है। लेकिन क्योंकि s की वैल्यू आपके लिए 1 आ गई, स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई है, तो इसीलिए आपको कैपिटल F का वैल्यू जो होगा वो f के बराबर होगा, और जो इंटेंसिटी होगा वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो बेसिकली f स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर देखा जा रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो h के l पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। तो इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी h के l वैल्यू। तो यानी जितनी भी वैल्यूज होंगी SC के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, जितनी भी वैल्यू होगी h के l की 1 0 0 1 1 0 1 बार 0 1, जितनी भी वैल्यू होगी वो सब के सब अलाउड रिफ्लेक्शन में आएंगे, एक भी मिसिंग में नहीं जाएगा। तो एक भी मिसिंग पीक्स नहीं होगा, सब के सब अलाउड होंगे इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो h के l पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास BCC के लिए अगर हम बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कहाँ होते हैं, आई होप कि आपको पता होना चाहिए, 0,0,0 पर एंड हाफ हाफ पर। दो जगह होते हैं, दोबारा लिख देता हूं मैं इसे, हाफ पर। तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पर, एक 0,0,0 पर और एक हाफ पर। यहाँ अगर मैं स्ट्रक्चर फैक्टर निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर 2 पाई i। एक तो 0 प्लस 0 हो ही गया, लेकिन एक दूसरा टर्म भी आएगा जहां पर 2 पाई i हाफ बेसिकली, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ, और h के l तो रहेगा ही, h के l। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं ये 1 प्लस e की पावर पाई i h प्लस k प्लस l हो जाएगा। तो ये s की वैल्यू है। तो बेसिकली BCC के लिए आप देख सकते हैं कि ये h के l की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए अब मुझे पता लगाना होगा कि ये चीज कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। तो s इज इक्वल टू मैक्सिमम के लिए h के फॉर s टू बी मैक्सिमम, आपके पास h प्लस k प्लस l की वैल्यू अगर इवन हो जाए तो आपका s का वैल्यू 2 हो जाएगा। जिसका मतलब है क्या कि जो आपका
एफ आ जाएगा, कैपिटल एफ, वो 2 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस की वैल्यू 2 आ जाएगी उस केस में, मतलब मैक्स वैल्यू हो जाएगा। तो अगर एच प्लस के प्लस एल का वैल्यू इवन है तो आपका जो है अलाउड माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका एच प्लस के प्लस एल का वैल्यू इवन है तो आपका अलाउड रिफ्लेक्शन माना जाएगा, वो मिस नहीं होगा। लेकिन फॉर अगर मैं बात करूं फॉर एस टू बी 0 या मिनिमम, तो आपका एच प्लस के प्लस एल का वैल्यू ऑड होना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर ये ऑड होगा तो ये सम, ये माइनस हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी और 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऑड है तो वो सारे के सारे इंडाइसेस जो हैं वो मिसिंग पीक्स में चले जाएंगे। उस केस में आपके पास एस का वैल्यू 0 हो जाएगा और इंटेंसिटी की जो वैल्यू है बेसिकली 0 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल एफ स्क्वायर और ये स्ट्रक्चर फैक्टर का स्क्वायर। तो अगर एस की वैल्यू 0 हो गई तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, वो सारे के सारे पीक्स मिसिंग में चले जाएंगे, उनका रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा उस प्लेन में। तो ध्यान रखिएगा, अगर एच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो गया कि अगर एच प्लस के प्लस एल का वैल्यू अगर ऑड है तो आपके पास मिसिंग पीक्स माने जाएंगे वो सब के सब, और अगर एच प्लस के प्लस एल इवन है तो वो आपके पास अलाउड रिफ्लेक्शंस में जाएंगे फॉर बीसीसी। ध्यान रखिएगा, बीसीसी के लिए ये बात हो रही है अभी मैं और किसी भी क्यूबिक सेल के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। थर्ड, अगर मैं बात करूं आपके लिए एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो आपके पास 4 एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं? 4 एटम्स होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? 0,0,0 पर, एक 1/2,0 पर, एक होता है आपके पास 0,1/2,1/2 और एक और होता है आपके पास 1/2,0,1/2 पर। तो 4 एटम्स इन सभी कोऑर्डिनेट्स पर होते हैं। तो जब आप इसका कैपिटल एस निकालोगे तो आपके पास 1 प्लस ई की पावर पाई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एच प्लस के प्लस ई की पावर पाई आई, के प्लस एल और ई की पावर पाई आई एच प्लस एल। तो ये टर्म आएगी आपके पास अगर स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर एफसीसी के लिए। तो बेसिकली ये अगेन आप देख सकते हैं कि जो एस जो है, एस डिपेंड कर रहा है, एस डिपेंड्स ऑन एच के एल। तो अगेन मुझे कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि कब ये एस मिनिमम होगा और कब ये एस मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं, इफ फर्स्ट केस देखता हूं, इफ ऑल एच के एल, अगर ये सारे के सारे ऑड हैं, आर ऑल ऑड और इवन, यानी दोनों ही केसेस अगर मैं एक टाइम पर लेके देखूं तो आपको s की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 + 1 + 1 + 1 4 मिलेगी। आप देख सकते हैं, चाहे आप ऑड लीजिए सभी के सभी एच के एल को, और ये चाहे आप इवन लीजिए, आपको वैल्यू जो है वो आपको मैक्सिमम मिलने वाली है जो कि है 4। तो ध्यान रखिएगा, अगर सभी के सभी मतलब ऑड है या इवन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कि 1 1 0 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर एच के एल के 1 1 1 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी। अगर सारे के सारे ऑड हो या सारे के सारे इवन हो, तो अगर मैं ये ले लेता हूं, या फिर मैं ले लेता हूं 2,2,2, कोई सा भी आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ सारे के सारे इवन्स हैं और यहाँ सारे के सारे ऑड हैं। तो आप पुट करके देखिए, ये s = 1 प्लस ई की पावर पाई आई 2 हो जाएगा, ये ई की पावर पाई आई 2 हो जाएगा और ये ई की पावर पाई आई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होता है। और अगेन यहाँ पर आपको सारी की सारी वैल्यू 1 + 1 + 1 + 1 4 मिल जाएगा। लेकिन आप इवन भी लेके चेक कर सकते हैं, इवन लेके करेंगे तो ये ई की पावर अगेन 4 पाई हो जाएगा जो कि फिर से वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर भी ई की पावर 4 आई। तो बेसिकली अगर आपके पास सारे के सारे ऑड हैं या सारे के सारे इवन हैं तो उस केस में आपके पास स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 4 आ जाएगी और इंटेंसिटी जो होगा, यहाँ से इंटेंसिटी जो होगा, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया आपको, 4f² हो जाएगा, जो कि आपको ये अलाउड रिफ्लेक्शंस में जाएंगे, ये मिसिंग पिक्स नहीं है। लेकिन आप मिक्स लेके देखिए, मैं आपको मिक्स समझाता हूं। मिक्स का मतलब क्या हो गया? मिक्स कहने का मतलब मेरा ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 1 0 ले लिया, ठीक है। मिक्स होने का मतलब क्या है कि इसमें 0 वाला भी टर्म आ जाएगा, ठीक है। या तो h कोई एक ऑड हो, के एल इवन हो, ठीक है। इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, जैसे 1 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। 1 1 2 के केस में आप देखेंगे तो आपको जो होगा वो उस केस में जो वैल्यू होगी आपकी वो उतनी नहीं होगी, ठीक है। जैसे एक ऑड हो गया, एक 2 ऑड हो गए, एक इवन हो गया, जैसे h + k करके देखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर e की पावर 3 पाई हो जाएगा, फिर अगेन ये भी 3 पाई हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 2 देखिए इसमें क्या हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है ना धीरे धीरे। तो 0 कब होगा? यहाँ पे भी अलाउड माना जाएगा क्योंकि ये अलाउड माना जाएगा, यहाँ पर 0 नहीं आ रही है। 0 के लिए क्या होना चाहिए? मिक्स, अगर मैं मान लूँ कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 2 मान लेता हूँ,
तो 1 2 2 के केस में भी नहीं होगा। तो आपको ना ये अंदाजा लगाना है कि मिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर मैं देखिए, अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1 1 0 0 कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर कंसिडर करके देखते हैं। तो देखिए 1 0 0 कंसिडर करने से ये e की पावर ये माइनस हो गई, ये भी माइनस हो गया, और ये तो हो गया आपके पास 1, तो 1 माइनस माइनस 1, तो ये 0 हो गया अल्टरनेटिव, यानी कि ये वाला अलाउड नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा इस केस में। लेकिन अगर एच के एल वेदर वो सारा का सारा ऑड है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताया, या वो सारा का सारा इवन है, तो आपको वो अलाउड रिफ्लेक्शंस में जाएंगे। कौन सा मिसिंग होगा वो ध्यान रखेंगे, मिक्सअप होना चाहिए। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे बोल देता है 1 1 1 2 2 2 2 0 2 और 1 0 0, तो आपको ना 1 1 1 और 2 2 2 के लिए तो फिक्स है कि भाई ये अलाउड में जाएंगे, ये मिसिंग नहीं। आपको 2 ऑप्शंस को इस फॉर्मूले की मदद से चेक कर लेना है। ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है फॉर FCC, इसकी वैल्यू 0 जहां आएगी वो मिसिंग पीक में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पाई आई है यहाँ पर हर जगह, और इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा वाला इंडाइसिस मिसिंग पीक में जाएगा, कौन सा वाला इंडाइसिस अलाउड रिफ्लेक्शंस में जाएंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 2 ही सिलेक्शन रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर सारे के सारे ऑड हैं, यानी एच के एल अगर सारा का सारा ऑड है, देन ऑल रिफ्लेक्शंस आर अलाउड, ऑल रिफ्लेक्शंस आर अलाउड। ठीक है, अगर सारे के सारे ऑड हैं तो ध्यान रखिएगा वेदर वो 3 3 3 भी हो सकता है, 3 1 1 भी हो सकता है, 1 3 3 हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है। तो अगर सारे के सारे एच के एल अगर ऑड हैं तो अलाउड में चले जाएंगे, और अगर ऑल इवन है, अगर सारे का सारा और इवन है, तो एच प्लस के प्लस एल की वैल्यू मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तभी वो अलाउड माने जाएंगे, देन वो अलाउड माने जाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लें। अगर सारे के सारे इवन है, जैसे मान लीजिए कि 2 + 2 + 2 HKL, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये अलाउड में नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो करेक्टली 4 से डिविजिबल होना चाहिए तभी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 2 4 2, ऐसा कोई इंडाइसिस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 8 है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो ये अलाउड में जाएगा, ये मिसिंग में चला जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर सारे के सारे इवन दिए हुए हैं आपके पास, तो H प्लस K प्लस L की वैल्यू जो है 4 से डिविजिबल होनी चाहिए फॉर दी अलाउड रिफ्लेक्शंस इन केस ऑफ डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा NaCl का, जो कि माना जाता है एक FCC टाइप ही है, 2 FCC होते हैं। तो जनरली NaCl फॉलोज रूल ऑफ FCC। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं FCC के लिए क्या रूल है। तो NaCl अगर टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास आता है, NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको FCC का ही सिलेक्शन रूल अलाउ करना है, इलेक्शन जो है सिलेक्शन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं KCl की, तो KCl क्या होता है गाइस? KCl हमारे पास सिंपल क्यूबिक ही होती है बट विद 2 एटॉमिक बेसिस। तो KCl डज नॉट फॉलो दी FCC, but KCl follows the simple cubic. KCl follows selection rule of SC with lattice parameter of A/2 and 2 atomic basis। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि 1 0 0, क्योंकि SC में सारे के सारे रिफ्लेक्शंस अलाउड होते हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ 1 0 0 है KCl के केस में, तो ये गलत माना जाएगा। आपके लिए क्या होना चाहिए? 2 0 0, क्योंकि ट्वाइस करना पड़ेगा आपके लिए। तो KCl में वो सारे के सारे अलाउड रिफ्लेक्शंस होंगे जो कि SC का ट्वाइस होगा। ध्यान रखना है, सिंपल क्यूबिक में जो भी अलाउड होता है, जो कि सारे अलाउड होते हैं, तो जैसे मान लीजिए KCl केस में आपको 4 ऑप्शंस दिया होता है, 4 ऑप्शन दे दिया 1 1 1 2 1 1 एंड 1 0 0 एंड 2 0 0। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, बट ये अलाउड है। क्यों? क्योंकि इसका ये ट्वाइस है, और KCl में SC का ट्वाइस होना चाहिए। देखिए, अगर आप बोलोगे सर ये भी तो SC में अलाउड हो रहा है, ये भी तो SC में अलाउड हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया आपको ट्वाइस करना है। तो अगर ऑप्शन में 2 1 1 है, और अगर एक ऑप्शन होता 2 2 2, तो ये भी सही माना जाता, क्योंकि ये इसका ट्वाइस है और SC में ये तो अलाउड है, तो KCl में ये अलाउड होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो KCl का भी आपको ध्यान रखना है, KCl में आपको FCC का नहीं लगाना है। KCl फॉलोज द सिलेक्शन रूल ऑफ सिंपल क्यूबिक, बट NaCl ऑलवेज फॉलो द सिलेक्शन रूल ऑफ
FCC, क्योंकि NaCl का मतलब ही है कि ये जो है आपके पास FCC टाइप होता है, क्योंकि इसमें एटम्स जो होते हैं वो Na के 10 एटम्स होते हैं और Cl के 18 एटम्स होते हैं। सो दैट्स वाई आपके पास स्ट्रक्चर स्कैटरिंग फैक्टर है या स्ट्रक्चर फैक्टर है वो डिफरेंट आते हैं, इसलिए वो FCC को फॉलो करता है, ठीक है। बट हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैंने आपको 6 के 6 स्ट्रक्चर के लिए बता दिया कि किस केस में क्या अलाउड होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, आप हमेशा ही ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आप मिसिंग पीक्स और अलाउड रिफ्लेक्शंस के लिए क्वेश्चंस करोगी, ठीक है। आप लोग JNU 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि JNU एक वन ऑफ दी टॉप रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जो स्टूडेंट JNU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मास्टर स्ट्रोक बैच, जिसमें कि आपको JNU जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपको ये भी टिप्स बताए जाएंगे कि आप किस तरीके से इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अनअकैडमी स्टार्ट कर चुका है और ये 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से ये स्टार्ट हुआ है। सो डू ज्वाइन दिस सीरीज़। एंड वन मोर थिंग, जो स्टूडेंट जैम 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी अनअकैडमी ज्वाइन कर चुका हूँ, बहुत ही जल्द अपने कोर्सेज स्टार्ट करने वाला हूँ फरवरी से। सो डू ज्वाइन दिस सीरीज़। लिंक जो है इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन सभी कोर्सेज को आसानी से एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलिए, आप उसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। दोनों के दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जो पहला JNU वाला बैच है वो पेड है, तो आप उसके लिए आप AKJHA100 कोड अप्लाई करना मत भूलिए, जिससे कि आपको 10% ऑफ मिले। और दूसरी सीरीज़ को भी ज्वाइन करने के लिए आप AKJHA100 वाला जो कोड है वो भी अप्लाई करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 4 इंडाइसिस दे देगा, बोलेगा FCC के लिए इसमें से कौन सा पहला रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन आता है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अकर फॉर मैक्सिमम फॉर लार्जेस्ट D या मैक्सिमम D, फॉर मैक्सिमम D। और आई होप कि आपको D पता होगा। तो SCC के लिए अगर मैं बात करूं, SC के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए D100 के लिए आपके पास पहला रिफ्लेक्शन मिलता है। फॉर BCC के लिए आपको D110 के लिए पहला रिफ्लेक्शन मिलता है। और फॉर FCC के लिए D111 के लिए आपको पहला रिफ्लेक्शन मिलता है। यानी आपके इस केस में अगर HKL 100 है तो सिंपल क्यूबिक के लिए ये आपके पास जो है पहला रिफ्लेक्शन आपको D A पर मिलेगा। तो हो सकता है आपसे पूछा जाता है फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ D, A की वैल्यू दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए D की वैल्यू A के बराबर ही होनी चाहिए। बट अगर BCC केस है तो BCC केस में ये 1/√2 के बराबर होगा, तो आपको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द वैल्यू ऑफ D, डिवाइड करना होगा फॉर द वैल्यू ऑफ D। सिमिलरली √3 से डिवाइड करना होगा आपको फॉर द वैल्यू ऑफ FCC इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ FCC। तो ये आपको फर्स्ट रिफ्लेक्शन तब मिलता है जब आपके पास मैक्सिमम D होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम टाइम पर। एक और छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि है बहुत ही बेसिक बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो है ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस। सिर्फ एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, कोई आपके पास सॉल्यूशन या कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, जो ब्रैग्स लॉ है जो रेसिप्रोकल लेटिस में, वो इस तरीके से लिखा जाता है 2K.G प्लस G² इज इक्वल टू 0। ये ब्रैग्स लॉ इन दी रेसिप्रोकल लेटिस का एक्सप्रेशन होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मिसिंग पिक्स और अलाउड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। फिर बताया है कि कब आपके पास फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिलता है, वो एक ही केस है जब आपके पास मैक्सिमम D होना चाहिए, ठीक है। द इंटरप्लेनर डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं वो किसके बराबर होना चाहिए फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई है वो ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस है। सॉलिड स्टेट का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक्सरे डिफ्रैक्शन तक ही है। हाँ, एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली अगर वेवलेंथ निकालना है तो जस्ट यूज़ दिस फॉर्मूला 3 आपके पास 3mn KT। अगर न्यूट्रॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन है यहाँ पर और KT, तो अगर आपसे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, जस्ट यूज दिस वेवलेंथ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेवलेंथ
एंड h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, mn इज़ द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्सरे डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में ज़्यादा मतलब जैसे अरेंजमेंट पूछ लेता है कि बताइए किसकी पावर ज़्यादा है, किस केस में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखिएगा एनर्जी इन एक्सरे इज़ ग्रेटर देन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन एनर्जी इन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। ये भी आपको जो सीरीज़ है ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर भी कभी कभी 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, वो इक्वल टू का साइन लगा देगा, फिर लेस देन का साइन लगा देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इसके ऊपर आप प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। मैं बहुत ही जल्द एक लाइव सेशन करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कौन सा सेक्शन आपको पहले करना चाहिए, मेरी राय क्या है उस चीज़ में, मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।